कार्बन आयन के स्थायित्व के बाद हम बात करेंगे कार्बन मुक्त मूलक के स्थायित्व के बारे में। तो कार्बन मुक्त मूलक का क्या मतलब होता है, सी के ऊपर डॉट। तो सामान्यतः स्थायित्व का क्रम क्या होता है, ईएन देखें, वैद्युत ऋणात्मकता, फिर बाद में क्या देखें, रेजोनेंस देखें, अनुनाद देखें, और फिर आखिर में क्या देखें, इफेक्ट देखें, एच प्रभाव या फिर आई प्रभाव। तो सबसे पहले हमें किसको देखना है, वैद्युत ऋणात्मकता को। तो ईएन की यदि बात करें तो यदि ऐसा कोई कार्बन मूलक है जो कि संतृप्त है, सैचुरेटेड, तो उसका स्थायित्व असंतृप्त कार्बन मूलक से क्या होता है, अधिक होता है। तो सैचुरेटेड वाले का अनसैचुरेटेड वाले से स्थायित्व अधिक होता है। इसके बाद प्रभाव की यदि बात करें तो उसमें स्थायित्व जो है वो प्लस एच और प्लस आई प्रभाव के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहां पे इसको कैसे उपयोग में लिया जाएगा वो हम उदाहरण से समझते हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल देखें। तो यहां पर जिस कार्बन पे मूलक है वो एकल बंध वाला कार्बन संतृप्त है, यहां भी कार्बन संतृप्त है, जबकि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कैसा है, अनसैचुरेटेड, मतलब ये क्या है, असंतृप्त यहां पर मिलेगा। जबकि ये एकल बंध वाले कार्बन पे मूलक है तो ये भी क्या है, संतृप्त है। तो ए, बी और डी, मैं क्या बोल सकता हूं, ए, बी और डी का स्थायित्व जो है वो सी से अधिक होगा, क्योंकि सी में जो कार्बन मूलक है वो अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है, जबकि ए, बी, डी में क्या है, संतृप्त है। इसके बाद यदि बात करें रेजोनेंस की बात करेंगे हम, तो रेजोनेंस किसमें है, किसमें नहीं है। तो यहां पे देखें पाई सिग्मा मूलक, तो यहां पे रेजोनेंस देखने को मिलेगा। यहां पे बात करें पाई सिग्मा मूलक, तो यहां भी रेजोनेंस देखने को आपको मिलेगा, जबकि आखिर वाले में डी वाले में कोई रेजोनेंस देखने को नहीं मिलता है, रेजोनेंस यहां पे नहीं होगा। तो अब अगर हम बात करें ए और बी में किसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, तो यहां भी एक पाई के साथ अनुनाद, यहां भी एक पाई 1 के साथ अनुनाद, तो रेजोनेंस दोनों में क्या है, बराबर है। तो अब अगर हम बात करें रेजोनेंस के बाद हमें इफेक्ट देखना है, और इफेक्ट में पहले क्या देखना है, एच इफेक्ट देखना है, प्लस एच प्रभाव के क्या होगा, समानुपाती। तो यहां पे अगर हम देखें तो धनायन के पास में ये अल्फा कार्बन, ये धनायन नहीं, मूलक के पास में ये अल्फा कार्बन, और यहां भी ये अल्फा कार्बन, तो 3, और यहां पे कितने अल्फा एच मिलेंगे, 2, तो 5 अल्फा एच आपको यहां पे मिलेंगे। जबकि यहां पर कोई अति संयुग्मन प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, अल्फा एच नहीं प्राप्त होंगे। तो ए और बी में यदि मैं बात करूं स्थायित्व किसका ज्यादा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ए का स्थायित्व किससे अधिक होगा, बी से अधिक होगा। और उसके बाद कौन आएगा, डी आएगा, और उसके बाद कौन आएगा, सी आएगा। तो ए और बी को हमने आगे क्यों रखा, क्योंकि इन दोनों में क्या था, अनुनाद था, जबकि डी में अनुनाद नहीं था। इसके बाद ए को बी से आगे क्यों रखा, क्योंकि ए में अल्फा एच मिल गए, एच प्रभाव मिल गया, इसलिए इसका स्थायित्व बी की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो फाइनल ऑर्डर क्या आता है, ए, फिर बी, और फिर डी, और फिर क्या आएगा, सी आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखें, तो यहां पे फिर से देखें तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ईएन, मतलब देखना है कौन सा कार्बन मूलक संतृप्त, कौन सा असंतृप्त। तो यहां पर जिस कार्बन पे मूलक है वो संतृप्त है, एकल बंध वाला, तो यहां भी ये कार्बन मूलक वाला संतृप्त है, ये वाला कार्बन भी संतृप्त है, और ये वाला मूलक वाला कार्बन भी क्या है, संतृप्त है। तो ईएन मतलब वैद्युत ऋणात्मकता की बात यहां पे नहीं होगी, क्योंकि सारे कार्बन मूलक क्या है, संतृप्त है। इसके बाद बात करें अनुनाद रेजोनेंस की, तो यहां पे रेजोनेंस आपको मिलेगा, बेंजीन के अंदर पाई 1 मिलेगा, फिर सिग्मा, फिर मूलक, तो रेजोनेंस है। यहां भी पाई के साथ मूलक का रेजोनेंस देखने को मिलेगा, जबकि सी और डी में आपको कोई रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी का स्थायित्व सी और डी से क्या होगा, अधिक होगा। ए और बी का स्थायित्व सी और डी से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि ए और बी में क्या है, अनुनाद। इसके बाद यदि बात करें ए और बी में यदि तुलना करनी हो तो किस में अनुनाद ज्यादा होगा, तो यहां पे बेंजीन के अंदर बहुत सारे पाई बंध हैं, तो यहां पे अनुनाद ज्यादा देखने को मिलेगा, जबकि यहां पर अनुनाद केवल यहां से लेकर यहां तक कम अनुनाद देखने को मिलेगा। तो ए और बी में बात करें तो किसका स्थायित्व ज्यादा होगा, तो ए का स्थायित्व जो है वो बी से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि ए में अनुनाद ज्यादा हो रहा है। फिर सी और डी में यदि बात करें दोनों में अनुनाद नहीं है, तो फिर हम किसकी बात करेंगे, एच प्रभाव की बात करेंगे।
तो यहाँ पे मूलक के पास में अल्फा अल्फा अल्फा, कितने अल्फा एच मिलेंगे? 9 अल्फा एच मिलेंगे। जबकि यहाँ मूलक के पास में अल्फा अल्फा कार्बन पे कितने अल्फा एच मिलेंगे? 6 अल्फा एच मिलेंगे। तो सी और डी में यदि बात की जाए तो सी का स्थायित्व जो है वो डी से क्या होगा? अधिक होगा। सी का स्थायित्व डी से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि सी में अल्फा एच की संख्या डी के मुकाबले क्या है? ज्यादा है। तो फाइनल ऑर्डर जो है स्टेबिलिटी का क्या आता है? ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। तो ये हमने किसके एग्जाम्पल देखे? मूलक के स्थायित्व के एग्जाम्पल देखे। जिस क्रम में आपको स्थायित्व लिखाया उसी क्रम में आपको देखना होता है। पहले ईएन, फिर आप क्या देखेंगे? रेजोनेंस, और फिर आप क्या देखेंगे? प्रभाव देखते हैं। कार्बन मुक्त मूलक के स्थायित्व के बाद हम बात करने जा रहे हैं कार्ब ऋणायन के स्थायित्व के बारे में। तो कार्ब ऋणायन का स्थायित्व कैसे देखा जाए, क्या क्रम है? तो सामान्यतः यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको ईएन वाला फैक्टर देखना है, उसके बाद रेजोनेंस अनुनाद देखना है, और उसके बाद इफेक्ट एम, एच और आई प्रभाव आपको देखना है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? ईएन, फिर रेजोनेंस, फिर आप देखेंगे प्रभाव एम, एच और आई प्रभाव। तो यदि मैं बात करूं ईएन की, तो यहाँ पे देखें 3 तरह के कार्बन हमारे पास हो सकते हैं। एक sp कार्बन, एक sp2 कार्बन, और एक हो सकता है sp3 कार्बन। तो यदि विद्युत ऋणात्मकता की बात की जाए, ईएन की बात की जाए, तो sp कार्बन की sp2 से अधिक होती है और sp2 की किससे अधिक होती है? sp3 से। ये आपको पहले बताया है। इसके बाद एक ये पॉइंट ध्यान रखें, ऋणावेश जो है वो ज्यादा विद्युत ऋणी पर अधिक स्थायी होता है। तो यदि ऋणावेश है मतलब नेगेटिव चार्ज यदि है तो वो किस पर अधिक स्थायी होगा? जिसका विद्युत ऋणता क्या होगी? अधिक होगी। तो यदि नेगेटिव चार्ज sp कार्बन पे आता है तो उसका स्थायित्व sp2 वाले से अधिक होगा और sp2 वाले का sp3 से अधिक होगा। ये सामान्यतः देखने को मिलता है। तो तीनों कार्बन की विद्युत ऋणता का क्रम आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यदि रेजोनेंस हो रहा है तो फिर से वही दो बातें, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस का मतलब कितना रेजोनेंस हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। क्वालिटी से हमारा क्या मतलब है कि कितना अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। तो यदि मान लीजिए कि ऐसा कोई कार्ब ऋणायन है जिसमें अनुनाद करने के बाद वो कार्ब ऋणायन जो है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पे चल जाता है, तो इसका मतलब वहां पे अनुनाद कैसा होगा? अच्छा होगा। तो ये क्वालिटी का क्या मतलब है, इसको हम उदाहरण से समझेंगे। और एक्सटेंड का मतलब यदि क्वालिटी एक जैसी हो रही है तो फिर जिसमें अनुनाद ज्यादा होगा उसका स्थायित्व ज्यादा हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट को हम कुछ उदाहरण से आगे समझेंगे। इसके बाद प्रभाव की बात की जाए तो स्टेबिलिटी जो है वो -m, -h, -i प्रभाव की क्या होती है? समानुपाती। और +h, +m, +h और +i प्रभाव की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। तो ये कब लगाना है, इनको भी हम कुछ उदाहरण से आगे समझेंगे। तो ये जो पॉइंट लिख रखे हैं हमने वो कैसे लगाना है, कुछ उदाहरण से समझते हैं। तो यहां पे ये एग्जाम्पल देखें, 3 कार्ब ऋणायन हमें दे रखे हैं। तो जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसकी हम बात करेंगे, उसकी बात करेंगे मतलब उसकी ईएन विद्युत ऋणता की हम बात करेंगे। तो यहां पे अगर हम देखें ये नेगेटिव चार्ज, फिर सिग्मा, फिर पाई, नेगेटिव इधर से इधर जाएगा, पाई के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, मतलब ये नेगेटिव चार्ज अनुनाद में जा रहा है। तो जब नेगेटिव चार्ज अनुनाद में जाता है तो उसको संकरण में नहीं गिनना होता है। तो यदि इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की बात करें तो CH2 कितने सिग्मा बंध है? 1 2 3, 3 सिग्मा बंध के लिए इसका संकरण जो होगा वो क्या होगा? sp2। तो इसको आप याद रख लें, यदि एकल बंध वाले कार्बन का नेगेटिव चार्ज अनुनाद में भाग ले रहा है तो उस कार्बन का संकरण क्या होता है? sp2। इसके बाद बात करेंगे द्विबंध वाला कार्बन जो है, इस द्विबंध वाले कार्बन का भी संकरण क्या होता है? sp2। द्विबंध वाले कार्बन का, क्योंकि ये 2 सिग्मा बंध बनाएगा, एक इधर एक हाइड्रोजन के साथ और साथ में एक नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन की यदि हम बात करें तो इसका संकरण क्या होता है? sp3। sp3 क्यों? क्योंकि 3 सिग्मा बंध बनाएगा, एक इधर और 2 हाइड्रोजन के साथ, प्लस साथ में एक नेगेटिव चार्ज भी गिनना है, तो टोटल 4 हो गया। तो उसके लिए इसका संकरण क्या होता है? sp3। ये पहले भी बताया था। तो एकल बंध वाले कार्बन का संकरण sp3 होता है, द्विबंध वाले कार्बन का संकरण sp2 होता है। और इसमें यदि हम बात करें नेगेटिव चार्ज यदि अनुनाद में जा रहा है तो फिर ऐसे कार्बन का भी संकरण sp2 होता है।
तो En के आधार पे यदि हम बात करें तो En के आधार पे हम क्या बोल सकते हैं विद्युत ऋणता के आधार पे कि A और B का स्थायित्व जो है वो C से क्या होगा अधिक होगा, क्योंकि A और B में जो नेगेटिव चार्ज है वो sp2 कार्बन पे आ रहा है और sp2 कार्बन की विद्युत ऋणता क्या होती है अधिक होती है, और अधिक विद्युत ऋणी पर यदि ऋणावेश आ जाए तो उसका स्थायित्व भी क्या होता है अधिक होता है। इसलिए A और B आगे और C जो है वो क्रम में कहां आएगा पीछे आएगा। इसके बाद A और B की तुलना करने के लिए हमने आगे किसकी बात करी, En के बाद क्या देखें रेजोनेंस किसमें हो रहा है कि नहीं। तो यहां पे जैसे हमने बात करी नेगेटिव और पाई के बीच में आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा, जबकि यहां पे कोई रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो A में क्योंकि रेजोनेंस है अनुनाद है, B में नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि A का स्थायित्व किससे अधिक होगा B से और B का किससे अधिक होगा C से। तो ये स्थायित्व का क्या आएगा फाइनल ऑर्डर आता है। तो सबसे पहले क्या देखें विद्युत ऋणता मतलब En, और फिर उसके बाद यदि काम नहीं चले तो रेजोनेंस देखना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक्सेप्शन है अपवाद है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये वाला जो कार्बन है ऋणावेश वाला नेगेटिव सिग्मा पाई, मतलब इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो अनुनाद में जाएगा जैसा कि हमने यहां पे देखा था। तो इस कार्बन का संकरण क्या होगा sp2 होगा। ये वाला जो कार्बन है त्रिबंध वाला कार्बन, इसका संकरण क्या होता है sp होता है। तो sp कार्बन की विद्युत ऋणता sp2 कार्बन से अधिक होती है। इसका मतलब इस पर जो ऋणावेश है वो इससे क्या होना चाहिए अधिक स्थायी होना चाहिए, मतलब B का स्थायित्व जो है वो A से क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या देखने को मिलता है कि A का स्थायित्व जो है वो B से क्या निकलता है अधिक निकलता है। तो अब ऐसा क्या हो गया कि A का स्थायित्व B से अधिक होता है। तो यहां पे यदि आप ध्यान दें तो ये जो ऋणायन है ये क्या होता है एरोमेटिक होता है। कैसा होता है एरोमेटिक। नेगेटिव के 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा चक्रीय अनुनाद, जिसके कारण ये क्या होता है एरोमेटिक होता है। और एरोमेटिक का स्थायित्व क्या होता है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो A का स्थायित्व जो है वो B से अधिक क्यों हो गया, क्योंकि यहां जो ये नेगेटिव चार्ज है ऋणावेश है उसके घूमने के कारण अनुनाद के कारण ये क्या हो पा रहा है बहुत ज्यादा स्थायी हो जा रहा है। इसलिए इस एग्जाम्पल को आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, या आप एक तरह से बोल सकते हैं कि अपवाद के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि आप यहां पे देखें तो ये नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे है उसका संकरण अगर मैं पूछूं क्या होगा, तो नेगेटिव सिग्मा पाई, तो नेगेटिव इधर से इधर पाई इधर से इधर, मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज अनुनाद में जा रहा है। तो यदि कार्बन का नेगेटिव चार्ज अनुनाद में जा रहा है तो ऐसे कार्बन का संकरण क्या बताया था sp2 बताया था, पहले एग्जाम्पल में बताया था। उसी तरह से नेगेटिव इधर से इधर जाएगा, पाई इधर से इधर जाएगा, मतलब यहां भी रेजोनेंस होगा। तो इस कार्बन का भी संकरण क्या मिलेगा sp2 मिलेगा। नेगेटिव यदि अनुनाद में जाता है तो उसको संकरण में गिना नहीं जाता है। तो जैसा संकरण इधर sp2 वैसा ही इधर। तो यदि En की बात करें तो यहां पे En वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद बात करें दोनों की, तो फिर नेक्स्ट हमने क्या बताया था अनुनाद देखना है। क्या देखना है अनुनाद। तो इसमें यदि बात करें तो इसमें रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी यदि हम बात करें तो रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो रेजोनेंस दोनों में है, तो फिर हमें देखना है कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है। उससे पहले यदि हम देखें तो नेगेटिव किस पे था कार्बन पे, फिर जैसे ही अनुनाद होगा तो पाई के इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएंगे, मतलब नेगेटिव फिर से किस पे आएगा कार्बन पे, मतलब कार्बन से कार्बन पे अनुनाद हो रहा है। ऐसा ही कुछ यहां पे होगा, नेगेटिव कार्बन पे था अनुनाद होगा तो फिर वापस से नेगेटिव कार्बन पे ही आएगा, मतलब दोनों में अनुनाद की क्वालिटी क्या है एक जैसी। फिर हमें क्या देखना है क्वांटिटी, मतलब किसमें ज्यादा किसमें कम। तो इसमें अनुनाद जो है वो पूरे वलय में हो सकता है, मतलब अनुनाद क्या होगा ज्यादा देखने को मिलेगा।
तो फिर ए और बी में यदि स्थायित्व की बात की जाए तो हम बोल सकते हैं कि ए का स्थायित्व जो है वो बी से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि ए में अनुनाद ज्यादा है जबकि बी में अनुनाद क्या है, कम होता है। तो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि यहां पे बात करें तो इसको ध्यान दें, इसमें यहां पे क्वालिटी की जगह यहां पे क्या काम आएगा, यहां पे क्वांटिटी की जगह यहां पे क्या काम आएगा, क्वालिटी। तो क्या मतलब है देखें, तो यहां पे अगर हम बात करें इस कार्बन की तो इसका संकरण sp2 होता है जैसा हमने ऊपर देखा। ये नेगेटिव सिग्मा पाई, तो नेगेटिव इधर से इधर, पाई इधर से इधर जाएगा, तो यहां भी नेगेटिव चार्ज अनुनाद में जा रहा है तो इसको संकरण में नहीं गिनना, तो इस कार्बन का भी संकरण क्या होगा, sp2। तो इसका नेगेटिव इधर से इधर जाएगा, पाई इधर से इधर, तो ये भी अनुनाद में भाग ले रहा है नेगेटिव, ये भी अनुनाद में भाग ले रहा है नेगेटिव, तो दोनों कार्बन का संकरण क्या है, sp2। तो यहां पे विद्युत ऋणता मतलब En के आधार पे आप तुलना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ऋणायन वाले कार्बन का संकरण क्या है, समान है। इसके बाद बात करें अनुनाद, तो इसमें भी अनुनाद हो रहा है रेजोनेंस, और इसमें भी अगर हम बात करें रेजोनेंस हो रहा है। अब अगर हम बात करें क्या दोनों में रेजोनेंस की क्वालिटी, यहां पे क्या ध्यान देना है, पहले क्वालिटी देखनी है। तो यहां पे जैसे ही आपने अनुनाद कराया तो अनुनादी संरचना क्या हो गई, RCO माइनस, यहां पे डबल बॉन्ड CH2, नेगेटिव इधर से इधर गया तो पाई बन गया, पाई के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए तो यहां नेगेटिव आ गया। तो यहां पे अब अगर ध्यान दें तो यहां पे नेगेटिव कार्बन पे था, अनुनाद कराओगे तो फिर से किस पे रहेगा, कार्बन पे, जबकि यहां पे जैसे ही आपने अनुनाद कराया तो नेगेटिव किस पे चल गया, ऑक्सीजन पर। तो अब ऑक्सीजन जो है वो अधिक En वाला है, क्या है, अधिक En वाला है, और यदि अधिक En वाले पर ऋणावेश आता है तो उसका स्थायित्व क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो हालांकि अनुनाद तो कम है पर इसका जो रेजोनेंस है, इसका रेजोनेंस अच्छा है, काफी बेहतर है। क्यों, क्योंकि यहां पे ऋणावेश जो है वो कम विद्युत ऋणी से कहां चल गया, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ चल गया, और यदि विद्युत ऋणता बढ़ जाए तो उस पर ऋणावेश का स्थायित्व भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए हम बात करें बी और सी में किसका स्थायित्व अधिक होगा, बी और ए में किसका अधिक होगा, बी और ए में बी का स्थायित्व जो है वो ए से क्या होगा, अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अनुनाद जो है वो अधिक विद्युत ऋणी की तरफ हो रहा है तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट आपको रिमेंबर रखना है। ये वाला एग्जाम्पल देखें तो 3 कार्ब ऋणायन हमें दे रखे हैं, तो सबसे पहले कौन सा फैक्टर देखना है, En के लिए आपको जिस कार्बन के ऊपर ऋणायन है उसका संकरण देखना होगा। तो ये नेगेटिव जो है, नेगेटिव इधर से इधर जाएगा, पाई इधर से इधर जाएंगे, मतलब यहाँ पे अनुनाद देखने को मिलेगा। तो ऐसे कार्बन का संकरण जो है यहाँ पे क्या होगा, sp2। नेगेटिव यदि अनुनाद में जा रहा है तो उसको संकरण में नहीं गिनते हैं। यदि ये नेगेटिव इधर से इधर जाएगा तो ये द्विबंध वाला कार्बन हो जाएगा, तो संकरण कितना हो जाएगा इसका, sp2। ये वाले कार्बन की यदि हम बात करें, एकल बंध वाला कार्बन, इसका नेगेटिव जो है ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, नेगेटिव रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो ये एकल बंध वाले इस कार्बन का संकरण क्या होता है, sp3। 3 सिग्मा बंध बना रहा है कार्बन, साथ में एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो टोटल कितना हो गया, 4, मतलब संकरण हो गया इसका sp3। इसके बाद यदि बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव इधर से इधर जाएगा, पाई इधर से इधर जाएगा, रेजोनेंस होगा, मतलब कुछ इस तरह का कार्बन हो गया। तो यदि नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन का नेगेटिव चार्ज अनुनाद में जा रहा हो तो ऐसे कार्बन का संकरण क्या होता है, sp2। क्या होता है संकरण, sp2 होता है। तो यदि अब मैं बात करूं कि तीनों कार्ब ऋणायन में से किसका स्थायित्व ज्यादा, किसका स्थायित्व कम होगा, En के आधार पर यदि हम बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव जो है वो sp3 कार्बन पे आ रहा है, जिसकी विद्युत ऋणता sp2 वालों से क्या होती है, कम होती है। तो हम बोल सकते हैं कि A और C का स्थायित्व जो है, A और C का स्थायित्व B से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि A और C में जो है नेगेटिव चार्ज sp2 कार्बन पे आ रहा है और sp2 कार्बन की विद्युत ऋणता क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए A और C का जो स्थायित्व है वो B की तुलना में क्या होगा,
अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी पर ऋणावेश क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। इसके बाद ए और सी की यदि हम तुलना करें, ए और सी की तुलना कैसे कर पाएंगे, तो ए में यहां पे देखें आपको क्या देखने को मिलेगा, रेजोनेंस देखने को मिलेगा, अनुनाद देखने को मिलेगा। सी की यदि बात करें तो सी में भी यहां पर ए की तरह ही क्या देखने को मिलेगा, रेजोनेंस मतलब अनुनाद देखने को मिलेगा। जितना अनुनाद इसमें है उतना ही अनुनाद इसमें है। जो पाई के इलेक्ट्रॉन है वो अधिक विद्युत ऋणी की तरफ जा रहे हैं, इसमें भी अधिक विद्युत ऋणी की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्वालिटी भी एक जैसी है। तो अनुनाद भी बराबर है, अनुनाद की क्वालिटी भी एक जैसी है। तो फिर अब क्या किया जाए, तो जो प्रभाव थे एम, एच और आई उसको हमें देखना है। तो यहां पे यदि आप देखें तो यहां पर ए और सी में यदि आप देखें क्या अंतर है, मैथिल समूह का अंतर है। किसका, मैथिल समूह का। तो मैथिल समूह जो है इस कार्ब ऋणायन के ऊपर अपना कौन सा प्रभाव दर्शाएगा, प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा। कौन सा प्रभाव, प्लस आई प्रभाव। और प्रेरणिक प्रभाव के समय बताया था कि प्लस आई के कारण कार्ब ऋणायन का स्थायित्व जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि कार्ब ऋणायन का स्थायित्व प्लस आई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो प्लस आई के कारण इस कार्ब ऋणायन का स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ए और सी में यदि हम बात करें किसका स्थायित्व अधिक होगा, ए का स्थायित्व अधिक होगा। तो फाइनल ऑर्डर अगर हम बात करें स्टेबिलिटी का, क्या आएगा, ए, फिर सी और फिर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो आपको सिंपल सा काम करना है, जो स्थायित्व देखने का क्रम बताया था वो ध्यान रखना है। पहले क्या देखें, ईएन, संकरण के आधार पे आपको ईएन पता लग जाएगी। फिर ईएन के बाद आप क्या देखेंगे, रेजोनेंस, अनुनाद किसमें हो रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको क्या देखना है, प्रभाव देखना है, एम, एच और आई प्रभाव देखना होता है। उसके आधार पे आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल आपको सही मिलेगा, अगर आप क्रमानुसार चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो फिर से यहाँ पे हमारे पास कुछ ऋणायन दे रखे हैं, इनका स्थायित्व हमें देखना है। तो इसमें जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऋणायन है, उसका स्थायित्व हमें देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव जो है वो पाई बंध के साथ अनुनाद कर सकता है दोनों तरफ, नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई। तो यहाँ पर रेजोनेंस के कारण ये नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पर है उसका संकरण आपको क्या मिलेगा, sp2 मिलेगा। जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं, यदि नेगेटिव चार्ज जो है कार्बन का संकरण में जाता है तो फिर ऐसे कार्बन का संकरण क्या होगा, sp2 आपको देखने को मिलेगा, जैसा हम पहले से निकालते आ रहे हैं। इस कार्बन की बात करें तो नेगेटिव सिग्मा पाई, इसका मतलब इसमें भी अनुनाद देखने को मिलेगा। तो इस कार्बन का संकरण भी क्या होगा, sp2 देखने को मिलेगा। इस कार्बन की बात करें तो ये द्विबंध वाला कार्बन है, तो द्विबंध वाले कार्बन का संकरण जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, sp2। आप निकाल भी सकते हैं, यहां पर 1, 2 तो सिग्मा बंध मिलेंगे, साथ के साथ एक नेगेटिव को भी गिनना है क्योंकि अनुनाद में यहां पर नहीं जाता है। तो 3 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध और एक नेगेटिव के लिए इसका संकरण क्या आया, sp2 आता है। तो द्विबंध के साथ यदि नेगेटिव होता है तो आपको बताया था द्विबंध वाले कार्बन के साथ नेगेटिव पॉजिटिव मूलक या लोन पेयर हो तो फिर वो अनुनाद में नहीं जाता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि वो किसके साथ उपस्थित है, द्विबंध वाले कार्बन के साथ उपस्थित है। ए और बी में यदि हम बात करें तो ए में यहाँ पे रेजोनेंस मिलेगा, अनुनाद मिलेगा, और बी में भी यहाँ पे रेजोनेंस मतलब अनुनाद आपको मिलेगा, नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई। उसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव सिग्मा पाई। तो ए और बी दोनों में अनुनाद है। तो अब अगर हम बात करें तो नेगेटिव पहले कार्बन पे है, फिर अनुनाद करके किस पे जाएगा, कार्बन पे। यहां पर नेगेटिव कार्बन पर है, फिर से अनुनाद करके किस पे जाएगा, कार्बन पर ही जाएगा। मतलब ए और बी में रेजोनेंस की क्वालिटी क्या है, एक जैसी है। तो अब हम बात करते हैं क्वांटिटी, मतलब किसमें ज्यादा किसमें कम है। तो इसमें अगर आप देखें तो नेगेटिव अनुनाद करके इस पाई बंध की तरफ भी जा सकता है या फिर अनुनाद करके इधर भी जा सकता है, मतलब अनुनाद दोनों जगह हो सकता है। जबकि इसमें नेगेटिव सिग्मा पाई तो अनुनाद केवल एक ही जगह हो सकता है। तो पहले वाले में अगर हम बात करें तो रेजोनेंस क्या होगा, ज्यादा, जबकि इसमें रेजोनेंस क्या होगा, इसमें रेजोनेंस अगर बात करें तो इसमें रेजोनेंस कम देखने को आपको यहाँ पे
मिलेगा। तो ए में रेजोनेंस ज्यादा है, बी में क्या है, कम है, तो हम बोल सकते हैं कि ए का स्थायित्व बी से क्या होगा, अधिक होगा, और बी का स्थायित्व किससे अधिक होगा, सी से अधिक होगा। तो आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, वो ये कि अनुनाद तो सी में सबसे अधिक है, 3 पाई बंद का, तो सबसे अधिक स्थायी तो ये होना चाहिए था। तो फिर से बता रहे हैं, ध्यान रखना है, जिसके स्थायित्व की बात हो रही है उसका अनुनाद में जाना जरूरी है। तो यहां पर नेगेटिव जो है ये अनुनाद में भाग नहीं लेगा, क्योंकि ये द्विबंध वाले कार्बन के साथ उपस्थित है। तो द्विबंध वाले कार्बन के साथ यदि नेगेटिव है तो वो अनुनाद में नहीं जाता। तो जिसको हमें स्थायी करना था वो रेजोनेंस में ही नहीं जा रहा, जबकि यहां पर दोनों केस में नेगेटिव जिसको स्थायी करना था वो अनुनाद में जा रहे हैं। इसलिए ए और बी का स्थायित्व किससे अधिक, सी से अधिक होता है। तो ध्यान रखें, धनायन हुआ या फिर ऋणायन हुआ, यदि वो अनुनाद में जाते हैं तो उनका स्थायित्व बढ़ता है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल की यहां पे बात करेंगे। तो ये वाला एग्जाम्पल यहां पे देखें, तो यहां पे ये दो कार्ब ऋणायन है, इनके स्थायित्व की अगर हम बात करें तो ये वाला कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव है ये पाई बंध के साथ अनुनाद करेगा, ये वाला जो नेगेटिव है ये भी बेंजीन के अंदर पाई बंध के साथ अनुनाद करेगा। तो ये ऐसे कार्बन का संकरण क्या होता है, sp2, और यहां पे भी इस कार्बन का संकरण क्या है, sp2। तो दोनों का संकरण यहां पे समान है, तो यहां पे En वाला फैक्टर जो है वो काम नहीं करेगा, विद्युत ऋणता वाला फैक्टर काम नहीं करेगा। इसके बाद बात करें ए में और बी में, दोनों में अनुनाद हो रहा है। अब इसके अनुनाद की बात करें तो यहां पे ये क्या है, एरोमेटिक है। ये क्या होता है, एरोमेटिक, क्योंकि नेगेटिव और पाई का यहां पे चक्रीय अनुनाद होगा, जिसके कारण ये क्या होता है, एरोमेटिक। और ये भी बेंजीन वलय के कारण क्या होता है, एरोमेटिक होता है। क्या होता है, एरोमेटिक। तो अब दोनों के दोनों क्या है, एरोमेटिक है, तो फिर किसका स्थायित्व ज्यादा होगा। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि नेगेटिव इधर से इधर गया, पाई इधर से इधर गया, मतलब ये नेगेटिव चार्ज जब पाई के साथ घूमता रहेगा तो इसको एरोमेटिसिटी प्राप्त होगी। अगर हम यहां से नेगेटिव हटा दें तो फिर ये एरोमेटिक भी नहीं रहेगा। इसका मतलब इसके नेगेटिव चार्ज के कारण ही ये क्या है, एरोमेटिक है। तो हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव जो है वो किसका हिस्सा है, नेगेटिव एरोमेटिसिटी, नेगेटिव एरोमेटिसिटी का यहां पे क्या है, हिस्सा है, नेगेटिव एरोमेटिसिटी का हिस्सा है। इसका मतलब इस कार्ब ऋणायन के एरोमेटिक होने का कारण क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव हमेशा इसकी एरोमेटिसिटी में शामिल होगा, इसलिए इसके एरोमेटिक होने का फायदा किसको मिलेगा, नेगेटिव चार्ज को भी मिलेगा। जबकि इसमें अगर हम बात करें तो यहां पे आप नेगेटिव लगाएं, पॉजिटिव लगाएं, कुछ भी लगाएं, ये एरोमेटिक किसके कारण है, बेंजीन वलय के कारण है। तो इसके एरोमेटिक होने का इतना ज्यादा फायदा नेगेटिव चार्ज को यहां पे नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर हम बात करें ए और बी में किसका स्थायित्व अधिक होगा, ए का स्थायित्व अधिक होगा किससे, बी से। तो यदि आप एक बात आप ध्यान रखें, यदि आवेश जो है चाहे धनावेश चाहे ऋणावेश एरोमेटिसिटी के अंदर आ रहा है, यदि वो एरोमेटिक होने का कारण बन रहा है तो उसका स्थायित्व जो है वो दूसरे वाले की तुलना में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो कार्ब ऋणायन के स्थायित्व में ये वाला एग्जाम्पल भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बेंजिल कार्ब ऋणायन का स्थायित्व ये हम आगे बात कर रहे हैं कार्ब ऋणायन के स्थायित्व में। तो बेंजिल कार्ब ऋणायन का जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, वो -m, -h और -i प्रभाव के क्या होता है, समानुपाती, और +m, +h और +i समूह के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो माइनस वाले प्रभाव यदि आएंगे तो स्थायित्व बढ़ेगा, और यदि प्लस वाले प्रभाव यदि आता है तो स्थायित्व घटता है। तो ये बिल्कुल कार्ब धनायन का क्या होता है, उल्टा क्रम होता है। तो स्थायित्व के सामान्य क्रम की यदि बात करें तो -m, फिर -h, फिर -i, फिर नो ग्रुप, फिर +i, फिर +h और फिर +m। इसका मतलब जहां पर -m लग रहा है उसका कार्ब ऋणायन का स्थायित्व क्या होगा, सबसे अधिक होगा, और जहां +m लग रहा होगा उस कार्ब ऋणायन का स्थायित्व क्या होगा, सबसे कम देखने को मिलेगा। तो ये कार्ब ऋणायन के स्थायित्व का सामान्य क्रम होता है।
बेंजिल कार्ब ऋणायन, जैसे बेंजिल कार्ब धनायन बताया था, तो बेंजीन के ऊपर क्या होगा, CH2 माइनस। तो यदि समूह ऑर्थो पर हो तो समूह का M प्रभाव, H प्रभाव, I प्रभाव तीनों में से कोई भी देखने को मिल सकता है समूह के अनुसार, और पैरा स्थिति पर भी हो तो फिर M प्रभाव, H प्रभाव और I प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि समूह जो है मेटा स्थिति पर हो, मेटा मतलब ये वाली स्थिति, तो यदि समूह मेटा स्थिति पर है तो एनायन को स्थायी और अस्थायी कौन से प्रभाव से करता है, प्रेरणिक प्रभाव मतलब I प्रभाव से करता है। तो यदि समूह की स्थिति कार्ब धनायन जैसे कि पहले बात करी थी, या कार्ब ऋणायन के लिए मेटा पर हो यदि समूह, तो फिर उस समूह के लिए हम कौन से प्रभाव की बात करेंगे, केवल I प्रभाव की हम बात करते हैं, M प्रभाव और H प्रभाव की हम बात नहीं करते हैं। इसके बाद जैसा कि कार्ब धनायन में बताया था, यदि समूह ऑर्थो पर हो या फिर पैरा पर हो तो उसके लिए पहले कौन सा प्रभाव देखना है, M प्रभाव। एल्किल समूह के लिए हमें कौन सा प्रभाव देखना है, H प्रभाव देखना है, और हेलोजन के लिए सीधा क्या देखना है, I प्रभाव माइनस I प्रभाव देखना है। तो यही स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है, यदि समूह ऑर्थो या पैरा स्थिति पर हो तो पहले M प्रभाव देखें, एल्किल समूह के लिए क्या देखें, H प्रभाव, और हेलोजन के लिए सीधा क्या देखें, माइनस I प्रभाव देखें, जैसा कि ये स्टेटमेंट कार्ब धनायन में आपको बताया था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना होता है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कार्ब एनायन या कार्ब ऋणायन के स्थायित्व को समझने के लिए। तो यहां पर अगर हम देखें तो CH2 माइनस NO2, CH2 माइनस CN, CH2 माइनस CH3 और CH2 माइनस, तो ये सारे के सारे जो कार्ब ऋणायन है, ये कार्ब ऋणायन कैसे कार्ब ऋणायन है, बेंजिल कार्ब ऋणायन है। कैसे, बेंजिल कार्ब ऋणायन। तो सारे के सारे कार्ब ऋणायन एक जैसे हो गए। तो यहां पर जो समूह लगे हुए हैं, जैसे यहाँ NO2, यहाँ पे CN, यहाँ पे CH3, तो इनके स्थायित्व, इनके जो प्रभाव होगा उसके अनुसार कार्ब ऋणायन का स्थायित्व निर्धारित किया जाएगा। तो NO2 जो है इसके लिए कौन सी स्थिति पर है, पैरा स्थिति पर है, तो पैरा पर इसका कौन सा प्रभाव लगेगा, यहाँ पे हम इसका माइनस M ले सकते हैं, क्योंकि पैरा पर इसका माइनस M यहां तक पहुंच जाएगा। इसके बाद बात करें CN की, तो CN जो है इस कार्ब ऋणायन के लिए कौन सी स्थिति पर है, ये भी है पैरा स्थिति पर, तो यहां पर भी CN का M प्रभाव ले सकते हैं। कौन सा M प्रभाव, माइनस M प्रभाव। इसके बाद CH3 जो है कार्ब ऋणायन के लिए पैरा स्थिति पर है, तो CH3 मतलब एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव ले सकते हैं, H प्रभाव, और पैरा स्थिति पर H प्रभाव लग जाएगा कार्ब ऋणायन पर। तो यहाँ पे कौन सा प्रभाव देखना पड़ेगा, प्लस H प्रभाव। अब हमने यहाँ पे प्रभाव लगाए। आखिर वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेंजीन पे कोई समूह नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नो ग्रुप, नो ग्रुप हो जाएगा। अब जहां पे माइनस M लग रहा है उस कार्ब ऋणायन का स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि A और B का जो स्थायित्व होगा वो क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि A और B में क्या लग रहा है, माइनस M लग रहा है। इसके बाद बात करें C और D में, तो D वाले का स्थायित्व जो है वो C वाले से क्या होगा, अधिक होगा। तो माइनस M यदि लग रहा है तो कार्ब ऋणायन का स्थायित्व अधिक होगा, तो A और B आगे। उसके बाद कौन आता है, नो ग्रुप, और उसके बाद प्लस H के कारण जो है स्थायित्व घटता है, इसलिए प्लस H वाला सबसे पीछे। तो जो कार्ब ऋणायन के स्थायित्व का क्रम लिखाया था उसके अनुसार आपको ये देखने को मिला। इसके बाद बात करें NO2 का भी माइनस M, CN का भी माइनस M, तो दोनों का माइनस M लग रहा है। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन अधिक स्थायी होगा, तो अब हम किसकी मदद लेंगे, I प्रभाव की मदद लेंगे। तो NO2 का माइनस I लगता है और CN का भी क्या लगता है, माइनस I। NO2 का माइनस I क्या होता है, ज्यादा होता है, और CN का माइनस I क्या होता है, कम होता है। ये आपको I के क्रम में बताया था। तो माइनस I यदि NO2 का ज्यादा है, माइनस I के कारण कार्ब ऋणायन का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। तो हम बोल सकते हैं कि A का स्थायित्व जो होगा, फाइनल ऑर्डर जो आएगा, A का स्थायित्व B से अधिक होगा, B का फिर D से, और फिर C से अधिक होगा। तो ये फाइनल ऑर्डर आएगा किसका, स्थायित्व का। तो यदि M से निर्धारित नहीं कर पा रहे थे हम, तो हमने किसकी मदद ली, I प्रभाव की मदद ली, और उसके अनुसार हमने स्थायित्व को निर्धारित किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि यहां पर देखें, तो यहां पे ये वाला एग्जाम्पल देखें, फिर से 4 बेंजिल कार्ब ऋणायन यहां पर दे रखे हैं। तो जो समूह लगे हुए हैं, जैसे OH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे कोई समूह नहीं है, और यहाँ पे CHO,
तो इनका प्रभाव हम देखेंगे। तो ये जो OH है इस कार्ब ऋणायन के लिए कौन सी स्थिति पर है? पैरा स्थिति पर। तो पैरा स्थिति पर हम M प्रभाव की बात कर सकते हैं और OH का कौन सा M प्रभाव लगता है? OH का लगता है +M। जब तक I की आवश्यकता ना हो I की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हेलोजन की बात करें तो हेलोजन के लिए कौन अधिक? इसका I प्रभाव। कौन सा I? -I। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है नो ग्रुप, कोई समूह यहाँ पे नहीं है। इसके बाद बात करें CHO, तो CHO जो है NO2 और CN की तरह CHO भी कौन सा प्रभाव दर्शाता है? M प्रभाव। कौन सा प्रभाव? M प्रभाव। और M में कौन? -M। तो CH2- के लिए पैरा स्थिति पर है तो इसके M प्रभाव को हम ले सकते हैं। कौन सा M? -M। तो हमने यहाँ पे प्रभाव लगा दिए। इसके बाद हम देखते हैं स्थायित्व का क्रम। तो कार्ब ऋणायन का स्थायित्व कब अधिक होगा? -M वाला स्थायित्व को सबसे अधिक बढ़ाता है। तो A, B, C और D में से मैं बोल सकता हूं कि D का स्थायित्व सबसे अधिक होगा। किसके कारण? -M के कारण। फिर उसके बाद कौन आता है? -I वाला आता है। तो D के बाद कौन आ जाएगा? D के बाद आ जाएगा यहाँ पे B आ जाएगा। इसके बाद बात करें नो ग्रुप वाला जो है यहाँ पे इसका स्थायित्व क्या होगा? आगे आएगा B के बाद C और उसके बाद सबसे आखिर में कौन जाएगा? A वाला जाएगा, +M वाला जाएगा। तो -M के कारण स्थायित्व जो है सबसे अधिक होता है और +M जो लगा A वाले केस में उसकी वजह से स्थायित्व क्या होता है? सबसे कम होता है। तो ये क्या आ गया? कार्ब ऋणायन के स्थायित्व का क्रम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के अनुप्रयोग में हम आगे बात करेंगे अम्लीय सामर्थ्य की। तो सबसे पहले हमने बात करी पहले अनुप्रयोग में मध्यवर्ती का स्थायित्व। अब हम बात करने जा रहे हैं अम्लीय सामर्थ्य मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये जो थ्योरी लिखी हुई है ये हमने प्रेरणिक प्रभाव में भी देखी थी। तो देखते हैं। अम्ल वे यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं? H+ आयन दान करते हैं। तो जो H+ देगा उसे क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। अम्लीय सामर्थ्य जो है वो संयुग्मी क्षार के स्थायित्व के क्या होता है? समानुपाती। संयुग्मी क्षार का स्थायित्व जितना अधिक अम्लीय सामर्थ्य उतना ही क्या होता है? अधिक होता है। तो जैसे H एक अम्ल है, ये टूट के क्या दिया? H+ और साथ में A-। तो ये जो A- होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? संयुग्मी क्षार बोलते हैं। ये जितना अधिक स्थायी होगा अम्लीय सामर्थ्य उतना ही अधिक होगा। इसके बाद आपको एक बताया था प्रेरणिक प्रभाव में भी Ka जो है वो क्या बताता है? अम्ल वियोजन स्थिरांक। और Ka निकालने के लिए फॉर्मूला होता है H+ A- की सांद्रता अपॉन HA की सांद्रता। तो Ka की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो अम्लीय सामर्थ्य भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो अम्लीय सामर्थ्य Ka के क्या होता है? समानुपाती। और Pka के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब Pka बढ़ेगा तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा, कम होगा। तो अम्लीय सामर्थ्य का क्वेश्चन पूछा जाए या फिर Ka का क्वेश्चन पूछा जाए तो दोनों का क्रम क्या होगा? समान। यदि Pka का क्रम पूछा जाएगा तो अम्लीय सामर्थ्य निकाल के आप उसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो ये हमने प्रेरणिक प्रभाव में भी बात करी थी, सेम यहां पर भी होगा। इसके बाद यदि बात करें तो संयुग्मी क्षार में क्या बनता है? ऋणायन बनता है। तो ऋणायन के स्थायित्व के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप क्या देखें? En या साइज देखें परमाणु की जिस पर ऋणायन है। En किस में देखते हैं? En देखते हैं आवर्त में। किसमें? आवर्त में। यदि परमाणु समान आवर्त में हो ऋणायन वाले तो En देखेंगे। और साइज किस में देखते हैं? साइज का मतलब क्या है? आकार। आकार किस में देखते हैं? वर्ग में देखते हैं। तो यदि ऋणायन वाले परमाणु जो है वो आवर्त में है तो हम क्या देखेंगे? En मतलब विद्युत ऋणता। और यदि एक ही वर्ग में हो तो आप क्या देखेंगे? आकार देखेंगे, मतलब साइज देखेंगे। तो इस पर आधारित जो प्रश्न है वो हमने प्रेरणिक प्रभाव में देख लिए हैं। तो आगे हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? यदि इन दोनों से काम नहीं चले तो फिर आप किसकी बात करेंगे? रेजोनेंस की। रेजोनेंस में आप दो बातें करेंगे। एक तो क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी कितनी अच्छी है, अनुनाद कितना अच्छा है। दूसरा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, मतलब अनुनाद कितना ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो आपको देखना है। तो अनुनाद की बात करेंगे और उसके बाद प्रभाव की बात करेंगे, इफेक्ट M, H और I। तो ये प्रभाव किस तरह से काम आएंगे और इन पर किस तरह से अम्लीय सामर्थ्य निर्भर करता है, इसको भी हम आगे देखेंगे। तो ये जो क्रम है इसको आपको ध्यान रखना है और उदाहरण हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अम्लीय सामर्थ्य का ये वाला एग्जाम्पल देखें। तो यहाँ पे हमारे पास 4 अम्ल दे रखे हैं, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल
और फिनॉल, तो इनकी अम्लीय प्रवृत्ति का हमें कम बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से ये जो H है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, तो यहां से ये H+ के रूप में निकल जाएगा और क्या बनेगा, संयुग्मी क्षार। तो इनके जो संयुग्मी क्षार है वो कैसे बनेंगे, तो यहां से H+ निकला तो नेगेटिव इधर आ गया, यहां से H+ निकला तो यहां पे नेगेटिव आ गया, यहां से H+ निकला तो RO- बन गया, और यहां से H+ निकला तो ये ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जैसे ही निकलेगा तो फिर ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये क्या बन गए, संयुग्मी क्षार। अब इनके स्थायित्व की हम बात करते हैं, तो पहले इनके नाम देख लें क्या होते हैं। सल्फोनेट आयन, इसका क्या होता है, कार्बोक्सिलेट आयन, इसका एल्कोक्साइड आयन, और इसको क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको फिनोलेट, इसको क्या बोलते हैं, इसको फिनोलेट आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनोलेट आयन भी बोलते हैं। तो इनके ये जो नाम है, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो अब ये जो संयुग्मी क्षार बने, इनके स्थायित्व की हम बात करें, कौन ज्यादा स्थायी, कौन कम स्थायी। जो स्थायित्व का क्रम आएगा वैसा ही क्रम इनके अम्लीय सामर्थ्य का भी होगा, क्योंकि हमने क्या बात करी, अम्लीय सामर्थ्य समानुपाती संयुग्मी क्षार का स्थायित्व। तो अब यहां पे देखें, जिस परमाणु पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है, वो सारे सभी केस में क्या है, ऑक्सीजन, मतलब परमाणु समान है, तो विद्युत ऋणता और आकार की हम बात नहीं करेंगे। तो जो अगला फैक्टर था वो क्या था, रेजोनेंस, किसमें हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है, क्वालिटी भी देखनी है, और एक्सटेंट मतलब किस हद तक हो रहा है आपको वो भी देखना है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो नेगेटिव सिग्मा और यहां पे पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई, मतलब नेगेटिव इधर से इधर गया, पाई इधर से इधर गया। तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इस पाई के साथ भी अनुनाद कर सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इस पाई के साथ भी अनुनाद कर सकता है। तो जब नेगेटिव अनुनाद करेगा तो अभी इस ऑक्सीजन पर है, जैसे ही अनुनाद होगा तो वापस से किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे, मतलब नेगेटिव जो है वो ऑक्सीजन से कहां जाएगा, ऑक्सीजन पर ही जाएगा, मतलब अधिक विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी की तरफ ही जाएगा, मतलब उस पर ही रहेगा। यहां पे अगर हम बात करें, नेगेटिव इधर से इधर जाएगा, पाई के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, तो इसका मतलब नेगेटिव फिर से ऑक्सीजन से कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे, अभी ऑक्सीजन पर है, जैसे ही अनुनाद कराएंगे फिर से किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपको रेजोनेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसमें अगर हम बात करें तो नेगेटिव इधर से इधर गया, पाई के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, इसका मतलब यहां पर भी क्या मिलेगा, अनुनाद मिलेगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो नेगेटिव जो है वो ऑक्सीजन से किसकी तरफ जाएगा, कार्बन की तरफ, अभी ऑक्सीजन पर है, जैसे ही अनुनाद कराओगे तो किस पे जाएगा, कार्बन की तरफ जाता है। तो अब अगर मैं इन चारों के स्थायित्व के क्रम की बात करूं तो इसमें पहले वाले में, बी वाले में और डी वाले में अनुनाद लग रहा है, जबकि सी वाले केस में कोई अनुनाद नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे कम स्थायी कौन होगा, सबसे कम स्थायी होगा कौन सा, सी वाला सबसे कम स्थायी। इसके बाद बात करें ए और बी, दोनों में जैसे ही अनुनाद लगा तो जो नेगेटिव चार्ज है वो अधिक विद्युत ऋणी से किधर गया, अधिक विद्युत ऋणी पर, मतलब ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर, मतलब इसका अनुनाद कैसा है, अच्छा है। इसमें भी ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा, इसका भी अनुनाद कैसा है, अच्छा है। जबकि यहां पे अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन से नेगेटिव किस पे जा रहा है, कार्बन पे जा रहा है, इसका मतलब अधिक विद्युत ऋणी से किस पे जा रहा है, नेगेटिव, कम विद्युत ऋणी पर, इसका मतलब इसकी जो रेजोनेंस की जो क्वालिटी है वो क्या हो रही है, रेजोनेंस की क्वालिटी कम हो रही है, मतलब अधिक विद्युत ऋणी से नेगेटिव कम विद्युत ऋणी पे जाता है तो स्थायित्व तो क्या होता है, कम होता है। इसलिए जो डी वाला है वो डी वाला भी कहां आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। इसके बाद हम बात करें किसकी, ए की और बी की, तो ए में भी नेगेटिव ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जाएगा, इसमें भी नेगेटिव ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जाएगा। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, 3 RS, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 अनुनादी संरचनाएं यहां पे बनेंगी। ऑक्सीजन कभी इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, कभी इस पे आएगा और कभी इस पे आएगा, तो इसकी 3 अनुनादी संरचनाएं बनेंगी बिल्कुल एक जैसी। इसमें अगर मैं बात करूं तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, इसमें अभी ऑक्सीजन नेगेटिव इस ऑक्सीजन पर है और कभी इस ऑक्सीजन पे चल जाएगा, तो इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 अनुनादी संरचनाएं बनेंगी बिल्कुल एक जैसी।
इसका मतलब ए वाले में अनुनाद जो है वो बी वाले की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए का स्थायित्व बी से क्या होगा, अधिक होगा। तो ये संयुग्मी क्षार जो है इनके स्थायित्व का क्या आ गया, क्रम आ गया। तो जो संयुग्मी क्षार के स्थायित्व का क्रम है वही अम्लीय सामर्थ्य का क्या होगा, क्रम होगा। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, सल्फोनिक एसिड, फिर कौन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कौन होगा फिनॉल, और फिर कौन होगा एल्कोहल। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है। तो संयुग्मी क्षार बनाए, उनके स्थायित्व के क्रम के समानुपाती जो अम्लीय सामर्थ्य है यौगिकों का, उनका क्रम आपको देखने को मिलेगा। यहां पे जो अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, 3 अनुनादी संरचनाएं, वो बिल्कुल कैसी होंगी, एक जैसी। तो एक जैसी अनुनादी संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, तुल्यकारी। तुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं मतलब बिल्कुल एक जैसी बनेंगी। जबकि यहाँ पे 2 अनुनादी संरचनाएं, वो भी कैसी बनेंगी, तुल्यकारी। इसमें भी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, लेकिन वो अनुनादी संरचनाएं कैसी होंगी, अतुल्यकारी होंगी, एक जैसी नहीं होंगी। इसलिए इसका स्थायित्व जो है वो क्या होगा, सबसे कम आपको देखने को मिलेगा, मतलब ए और बी से कम देखने को मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट ऑर्डर आपको इसका पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट यहां पे एग्जांपल की बात करें, यहां पे 4 यौगिक दे रखे हैं, बेंजिल फिनॉल, बेंजिल अल्कोहल, एम क्लोरोफिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल। इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। तो इन चारों के अम्लीय सामर्थ्य का क्रम हमें बताना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इनका संयुग्मी क्षार बना के देखेंगे। तो इन चारों के जो संयुग्मी क्षार है, पहले वाले केस में यहां से आपने क्या किया, ऑक्सीजन से H+ हटाया, तो O पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, संयुग्मी क्षार में माइनस चार्ज। यहां से आपने H+ हटाया तो O पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। यहां से आपने H+ हटाया तो O पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। और यहां से आपने H+ हटाया तो O पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो आपने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हटाया और संयुग्मी क्षार में क्या मिला, आपको नेगेटिव चार्ज। अब इन चारों संयुग्मी क्षार जो है इनके स्थायित्व के क्रम की अगर हम बात करें, तो यहां पे अगर आप देखें पहले वाले केस में आपको रेजोनेंस मिलेगा किसका, नेगेटिव का। नेगेटिव इधर से इधर जाएगा और इसके अंदर जो यहाँ पाई बंद होगा वो इधर से इधर जाएगा। तो यहाँ पे आपको अनुनाद देखने को मिलेगा। इसमें अगर हम बात करें तो नेगेटिव का, यहाँ पे नेगेटिव का कोई रेजोनेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव के बाद यहाँ एक सिग्मा आएगा इधर, फिर एक और सिग्मा आएगा, फिर जाके अंदर पाई आएगा। तो यहाँ पे संयुग्मन की स्थिति नहीं है, तो यहाँ पे अनुनाद देखने को नहीं मिलता है। इसमें अगर हम बात करें तो नेगेटिव इधर से इधर जाएगा और अंदर जो पाई बंद होगा वो इधर से इधर जाएगा। इसका मतलब यहां पर भी रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वाले केस में भी रेजोनेंस और थर्ड वाले केस में भी रेजोनेंस। इसमें अगर हम बात करें तो यहां पे भी आपको रेजोनेंस देखने को नहीं मिलता है। तो अगर मैं बात करूं ए और सी का जो संयुग्मी क्षार है वो अनुनाद द्वारा क्या हो रहा है, स्थायी हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ए और सी जो है वो क्रम में आगे आएंगे और उसके बाद कौन आएगा, बी और डी आएगा। तो ए और सी के संयुग्मी क्षार में क्या मिला, अनुनाद मिला, इसलिए वो स्थायित्व में क्या है, आगे आए। अब ए और सी की तुलना कैसे की जाए, तो यहां पे सी में देखें, सी में आपको क्या नजर आ रहा है, Cl। तो Cl का क्या लगता है, माइनस आई। क्या लगता है, माइनस आई। और जैसा कि हमने प्रेरणिक प्रभाव में पढ़ा था, माइनस आई के कारण जो अम्लीय सामर्थ्य है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब जो सी होगा उसका जो अम्लीय सामर्थ्य होगा, यहां पे मैं ऑर्डर लिख रहा हूं फाइनल, सी का जो अम्लीय सामर्थ्य होगा वो ए से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि सी में आपको माइनस आई भी मिल रहा है। अब अगर हम बात करें किसकी, बी की और डी की, तो बी और डी में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपको ये बेंजीन वाले मिलेगा, मतलब फेनिल। तो फेनिल जो है वो माइनस आई के क्रम में हमने पढ़ा था। तो फेनिल जो है ये माइनस आई प्रभाव लगाता है, जबकि यहाँ पे ये वाली जो साइकिल है ये फेनिल नहीं है, तो यहाँ पे माइनस आई देखने को नहीं मिलेगा। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, इसका मतलब इसका जो स्थायित्व है वो इससे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। या फिर बोल सकते हैं कि बी का अम्लीय सामर्थ्य किससे अधिक हो जाएगा, डी से अधिक हो जाएगा। तो बी जो है वो ऑर्डर में आगे आएगा और डी जो है वो पीछे आएगा। ये फाइनल ऑर्डर हो जाएगा किसका, अम्लीय सामर्थ्य का। तो सी सबसे अधिक अम्लीय, फिर ए, फिर बी और फिर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है
माइनस आई के कारण जो अम्लीय सामर्थ्य है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक ये वाला एग्जाम्पल देखें जो कि आपको डायरेक्टली ऑर्डर जो है वो ध्यान रखना है। फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड, इनके जो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। फॉर्मिक एसिड सबसे अधिक अम्लीय है, फिर बेंजोइक एसिड और फिर कौन, एसिटिक एसिड आता है। तो ये क्रम जो है वो किस पर आधारित है, पीके की वैल्यू पर आधारित है। पीके की वैल्यू यदि अधिक होती है तो फिर अम्लीय सामर्थ्य भी कम होता है। तो एसिटिक एसिड की पीके वैल्यू तीनों में क्या है, सबसे अधिक है, इसलिए सबसे कम अम्लीय कौन है, एसिटिक एसिड। और ये सबसे ज्यादा अम्लीय है क्योंकि इसकी पीके की वैल्यू सबसे क्या होती है, तीनों में कम होती है। तो ये ऑर्डर आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, जो किस पर आधारित है, पीके पर आधारित होता है। तो यहां पे हमने एसिटिक एसिड लिया, मतलब आर जो ग्रुप है, एल्किल समूह जो है वो मेथिल है। तो यहां पे आप मेथिल की जगह सामान्यतः कोई भी एल्किल समूह ले लें। फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और ये एल्किल समूह के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इनके जो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो एसिटिक एसिड की जगह यहां पर एल्किल समूह कोई भी आ जाए तो ये क्रम में क्या आता है, फॉर्मिक एसिड, और बेंजोइक एसिड से क्या आता है, पीछे ही आता है। तो ये ऑर्डर जनरल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक ये नोट वाला पॉइंट, इसको ध्यान दें। यहां पे फॉर्मिक एसिड है और यहां पे एसिटिक एसिड है, ये इससे अधिक अम्लीय होता है जैसा कि ऊपर आपको बताया। इसके बाद यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, CH2COOH, यहां पे कोई EWD मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा रखा है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग माइनस आई शोइंग ग्रुप, जैसे हो गया NO2 हो गया, CN हो गया, जो कि बहुत ज्यादा माइनस आई दिखाते हैं। तो यदि COOH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहां पर आपने कोई प्रबल माइनस आई समूह लगा दिया तो फिर उस अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य फॉर्मिक एसिड से क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो एसिटिक एसिड से तो फॉर्मिक एसिड ज्यादा अम्लीय होता है, लेकिन यदि यहां पर COOH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहां पे आपने माइनस आई समूह लगा दिया प्रबल, जैसे NO2CN, तो फिर वो जो है फॉर्मिक एसिड से क्या होता है, अधिक अम्लीय हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है।